सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमसा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज सुबह सुबह ही हमजा मेरे से एक स्टोरी शेयर कर रहा था, तो मैं सोच रही थी अगर इलेक्शन में तुमने खड़े होना है ना, तो ये स्टोरी लाजमी तौर पर देखो। हाँ, लेकिन ये है कि फिर उससे हमजा हम लोगों को भी उस स्टोरी से हम लोगों को पता लगा कि आपस के जो ताल्लुकात है ख़ास तौर पर रिश्तेदारों से और अपने अहले खाना जो है उनके साथ जो है वो आपको ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी के इलेक्शन में एक हो सकता है ना काफ़ी लोग अभी सोच रहे हो जो हमें देख रहे हैं कि हम भी इलेक्शन लड़ेंगे कभी, तो ये ज़रा आप लोगों के लिए स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, और वो बीजेपी में एक साहब जो हैं वो खड़े हुए हैं इलेक्शन के लिए, और उनको सिर्फ और सिर्फ एक वोट पड़ा है। उनकी फैमिली के 5 अफराद हैं, लेकिन उनके फैमिली के जो लोग हैं उन्होंने भी उनको वोट नहीं डाला, यानी कि सिर्फ एक वोट डाला। ये बल्दियाती इंतखाबात जी वहाँ पर हो उन्होंने गए, अपना खुद ही को वोट डाल दिया। बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं तमिलनाडु रियासत में, कोई मतलब किसी एक मतलब देहाती एरिया बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है ये शख्स बीजेपी मतलब के हुकूमती जमात है भारत की, उसका उम्मीदवार था। और उम्मीदवार साहब इलेक्शन पे खड़े हो गए। जिस वक्त काउंटिंग हो रही थी तो उनके वोट जो हैं गिनने में बड़ी मुश्किलात होती रही। पूरा जो इलेक्शन कमीशन जो उनका है उसके अमले को, क्योंकि सिर्फ एक वोट था, उससे ज़्यादा वोट ही नहीं निकल पा रहा था। फैमिली के 5 मेंबर्स हैं टोटल, लेकिन उस बेचारे को एक ही वोट पड़ा है। फिर मीडिया उनकी तरफ भाग गया, कहता है कि ये क्या हुआ हमसे। लेकिन ये हुआ है कि जैसे उनका एक वोट तो आया है, उनसे ज़्यादा जो तनकीद की जा रही है वो बीजेपी पे की जा रही है कि हुक्मरान जमात होते हुए सिर्फ और सिर्फ एक वोट पड़ा है। और सोशल मीडिया पे खास तौर पे बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, लोग मजाक पे उड़ा रहे हैं कि सिर्फ एक वोट मिला है। उन्होंने जवाब पेश किया वैसे। हाँ, उन्होंने जवाब वही पेश, मेरी फैमिली के मेरे साथ ज्यादती की गई है। ज्यादती ये हुई कि जी कि मैं किसी और वार्ड से खड़ा हुआ था, और मेरी जो फैमिली थी उनके वोट्स जो थे वो किसी और वार्ड में थे। वो वार्ड नंबर 4 में उनकी फैमिली के वोट वहाँ से थे, और जो वहाँ खड़े थे वो वार्ड नंबर 9 में खड़े थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली इस वजह से मुझे वोट नहीं दे सकी, ये ज्यादती है। लेकिन बाकी लोगों ने तो वैसे ही नहीं उनको वोट दिया। आप ये सोचें कि आपके अपने ज़ाती ताल्लुकात लोगों के साथ कैसे होते हैं कि आपको कोई वोट करना भी पसंद नहीं होता। आमतौर पर ना किसी शख्स को कहा जाता है कि भाई तुम तो घर से हार जाओगे, इलेक्शन में खड़े होगे, तुम्हें तो घर से किसी ने वोट नहीं देना। तो ये मिसाल आज जो है वो सच फिट हुई है। बिल्कुल बीजेपी रहनुमा के ऊपर ये मिसाल जो है काफ़ी हद तक फिट आई है। और इसे आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपने इलेक्शन में खड़े होना है तो आप आपस के जो ताल्लुकात हैं ख़ासतौर पे अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, वो जो ताल्लुकात है वो इस सवार रखिए। ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है, इसको अगर हम थोड़ा सा और देखें तो ये आप किसी मुश्किल में भी फंस सकते हैं। तो फिर आप देखें कि दिली तौर पर कितने लोग आपके साथ मौजूद हैं, तो आपकी मदद कोई नहीं आ रहा होगा कि आपका शायद रवैया ऐसा होगा लोगों के साथ कि लोग कहेंगे कि नहीं भाई हम इसकी मदद क्यों करें, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो फिर अपने ताल्लुकात अगर अपने इलेक्शन में नहीं भी खड़े होना ना तो अच्छे रखने चाहिए। कम से कम अपनी जुबान और अपने अखलाक को अच्छा कर लीजिए कि कोई आपकी मदद को आ जाए। चले कोई 3-4 लोग गवाही तो दे सके ना कि हाँ ये बंदा तो ठीक है, या इसके ऊपर एतबार किया जा सकता है, या ये ट्रस्टवर्दी इस तरह से। लेकिन ये खाली इलेक्शन तक बात वाकई में नहीं रुकती। चले जी, कराची वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि अब खटारा बसों पर सफ़र जो कर रहे थे वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कुछ शहरी जो हैं अब ग्रीन लाइन मंसूबे के तहत चलने वाली जो बसें हैं उन पर सफ़र कर सकेंगे। और कब कर सकेंगे ये हम जानने की कोशिश भी करेंगे। मजीद 40 बसें भी कराची पोर्ट पर बिल्कुल ऐसे ग्रीन लाइन मंसूबे के पहले फेज की हम बात करें तो उसकी बहाली के लिए 80 बसें मुख्तस की गई हैं। ग्रीन लाइन बस मंसूबे की पहली खेप में 40 बसेस गुज़श्ता माह कराची पहुंची थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। और इस मौके पर कराची पोर्ट पर एक तकरीब का उस मौके पर इनकाद भी किया गया था, जिसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने शिरकत भी की थी। और हुकाम का कहना है कि पहले फेज़ में ग्रीन लाइन बसेस सुरजारी टाउन से नुमाइश चौरंगी तक चलाई जाएंगी। हाँ जी, और बसेस में ख़वातीन और माजूर अफराद के लिए हमने आपको ये जो है बस दिखाई भी थी कि किस तरीके से माजूर अफराद के लिए अलहदा जो नशिस्तें हैं वो मुख्तस की गई हैं, ख़वातीन के लिए अलहदा हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर पहले ही कराची वालों को अक्टूबर के आखिर में ग्रीन लाइन बसें चलने की खुशखबरी सुना चुके हुए हैं। कुछ तारीख लेने की कोशिश करते हैं। अपोजिशन लीडर्स इन असेंबली हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शेख साहब 80 बसें तो आ गई और बसें आ भी रही थी, अब इंतज़ार इस चीज़ का है कि सर्विस से शहरी कब इस्तेफादा कर सकेंगे, मुस्तफ़ीद हो सकेंगे।
देखिए, मैं समझता हूँ कि जो एक ख्वाब था कराची वालों के लिए हम कराची वालों के लिए कि शायद कभी ये बसेज ना आ सकें, चूँकि वादे दावे बहुत चलते थे, अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो चुका है। और 40 बसें पहले आई थी, हकीकतन वो 42 थी, लेकिन 40-40 हो रहा था, 42 आज आ चुकी हैं, आज पहुँच रही इंशाल्लाह 11 बजे। तो ये 84 बसेज पहुँच चुकी हैं, आज के दिन में पहुँच जाएंगी। और ट्रैक बन चुका है, सिक्योरिटी सिस्टम ऑपरेशनल हो चुका है, स्टेशंस 95% फिनिशिंग जस्ट उनकी बाकी है जो आखिरी वक्त में होती है। तो इंशाल्लाह अक्टूबर के एंड में या नवंबर के शुरू में, मतलब बात ये अब वो किस्सा रहा नहीं कि जी कब आएंगी, क्यों आएंगी, कैसे आएंगी, इतनी आएंगी उतनी आएंगी। जैसे सिंध हुकूमत, चूँकि सिंध 18वीं तरमीम है, सिंध हुकूमत ने आपको पता है हज़ारों बसों के दावे किए थे, इतने हज़ार बस आएगी, इतनी आएगी, इतनी आएगी, और वो दावे अक्सर तमाशा चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कहा वो करके दिखाया, जो कहा वो किया। और ये बसेस जो कि दुनिया में शायद कम जगहों पर इतनी ज़बरदस्त, इतनी खूबसूरत आर्टिकुलेटेड बसेस कहीं होती हों, तो इंशाल्लाह कराची वाले जो आज भी किन बसेस में सफ़र कर रहे हैं, चिंची में, रक्शे में, पुरानी बसों में, 50-50 साल की पुरानी बसों में नए कपड़े पहना के उसको तैयार किया जाता है। इससे फ़ायदा पहुंचे। लेकिन हलीम आदिल शेख साहब ये बताइएगा कि इन बसेस से कितनी आबादी को फ़ायदा पहुंचेगा और इसका टेस्ट रन है वो कब होगा? मैं समझता हूँ टेस्ट रन तो स्टार्ट है, बगैर मुसाफिरों के तो बसें चलनी स्टार्ट हो गई हैं। ड्राइवर्स की लाहौर में ट्रेनिंग हो रही थी, ड्राइवर कंपनी कर रही थी, और वो कराची में उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट, वो टेस्ट रन का बसों का चलना शुरू हो गया है। मेरा ख्याल है तकरीबन 3 लाख लोग इससे मुस्तफीद होंगे, और उसके बाद जिसकी तादाद बाद में आगे बढ़ेगी। मैं समझता हूँ कि चूँकि अभी ये नुमाइश कार है, आगे भी इंशाल्लाह बनाएंगे। और इसके अलावा देखिए ना, ये ग्रीन लाइन हमने बनानी थी, KCR हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है, उसका इफ्तिताह हो गया है। अब एक ऑरेंज लाइन भी है एक ऑरेंज लाइन आपके बजरिए में याद दिला दूं, ऑरेंज लाइन का भी इन्होंने कहा था 21 माह में इफ्तिताह करेंगे। 2016 से उसका इन्होंने शुरू किया हुआ है। वो ट्रैक बना हुआ है, 4-5 किलोमीटर, 3.9 किलोमीटर है सिर्फ। ये था 20.5 किलोमीटर का ट्रैक। वो ऑरेंज लाइन अभी तक लटकी हुई है, और बसें उसकी सिंध गवर्नमेंट ने SIDCL से कहा है कि हमें बसेस मंगवा के दे दिए, तो बसें उनको भी हम मंगवा कर दे रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को। लेकिन वो ट्रैक आज तक 3.9 किलोमीटर का ऑरेंज लाइन का ट्रैक नहीं बना है। इसके अलावा इन्होंने ऐलान किया था ब्लू लाइन बनाएंगे, रेड लाइन बनाएंगे, येलो लाइन बनाएंगे, और उसके बाद कुछ के भी थे, बेनज़ीर बस सर्विस, लाड़काना ट्रांसपोर्ट, सब कुछ भी नहीं। एक बस 13 साल में एक बस नहीं दी है। अल्हम्दुलिल्लाह बसेस आ चुकी हैं। बसेस कराची वाले भी अच्छी, एक मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट सर्विस उनको मिलेगी, इब्तिदा है ये। और उसके बाद इंशाल्लाह जो KCR है उससे भी एक बड़े पैमाने के ऊपर कराची वाले मुस्तफीद होंगे। और मैं समझता हूँ कि और दीगर सिंध गवर्नमेंट से, चूँकि 18वीं तरमीम है, 18वीं तरमीम में जिम्मेदारी साइंस सरकार की है। साइंस सरकार को बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अवैस कादिर शाह साहब यही कह रहे हैं, हलीम आदिल शेख साहब के जी के हम बस मंसूबा शहर में जल्दी शुरू करने वाले हैं। वो इंटरसिटी की बात कर रहे हैं, इंट्रासिटी की बात कर रहे हैं कि जी हमें फंड्स मिल गए हैं, और 250 डीजल हाइब्रिड बसों की खरीदारी के तमाम मराहिल भी मुकम्मल हो गए हैं। 4 माह के अंदर खुशखबरी मिल रही होगी। आपको लग रहा है कि इस बात में कोई सदाकत है? सदाकत, बात में तो इनकी हमेशा सदाकत होती है। मतलब बात जो करते हैं वो तो लगता है कि बहुत ठीक कर रहे हैं, लेकिन अमल क्या है? अमल क्या है? 13 साल में परफॉर्मेंस क्या है? 13 साल में रिजल्ट क्या? जरा अभी चलाइए ना मेरे बाद। बेशक नासिर शाह और अवैस कादिर शाह को कितने कितने दावे करते हैं, लेकिन प्रेशर इनके ऊपर पड़ा है। ये जब ग्रीन लाइन आ गई है तो इन पर प्रेशर पड़ा है। अब ये पैसे, अब इस वक्त देर भी इसलिए इसमें लग रही है कि इनको डील अच्छी नहीं मिल रही है, कमीशन अच्छा नहीं मिल रहा है। लाज़िम बात है, सिंध में तो विदाउट कमीशन, विदाउट करप्शन कोई काम होता नहीं है। अब ये 250 बसेस के ऊपर जहाँ से इनको कोई 60-70% कमीशन मिलेगा उसके अंदर, तो जाके बसें आएंगी। लाजिम बात है, ये आएंगी, लाएंगे बसें, उसके बाद बेच खाएंगे उनको। ये जो डीजल बसें ला रहे हैं, लाने से पहले उसका सौदा भी कर लिया। अच्छा हलीम आदिल शेख साहब ये भी बताइएगा, ये जो ग्रीन लाइन बस मंसूबा है सर, ग्रीन लाइन बस मंसूबा है, इसका जो ऑपरेशनल जिम्मेदारियां हैं वो किसकी होंगी? डाइवो कंपनी की है जो ऑपरेशनल जिम्मेदारियां हैं। सिक्योरिटी की अलग कंपनी है, ऑपरेशनल जिम्मेदारियां डाइवो कंपनी की हैं, उनको ऑपरेशनल जिम्मेदारियां दी गई हैं जी। ठीक है, मतलब सिंध हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं होगा इससे? सिंध हुकूमत का आगे जाके इनका ताल्लुक बनेगा।
चूंकि जो स्टेशन हैं जहाँ टिकटिंग सिस्टम है वो तमाम लाइंस का इकट्ठा है। अल्टीमेटली आगे जाके अभी तो हम चूंकि इस पे फेडरल गवर्नमेंट अपने तौर पे कर रही है, इंशाल्लाह अल्टीमेटली तो सिंध गवर्नमेंट को इसमें साथ मिलना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, ऑपरेशनल जिम्मेदारियां उनकी हैं। मतलब एक तो समझ नहीं आता ना, 18वीं तरमीम के बाद पैसा तो वफाक से आता है ना जी, टैक्स पेयर का पैसा आता है, कोई वफाक भी नहीं देती जेब से। तो बात यह है कि वो जब सिंध गवर्नमेंट को मिलता है तो ये क्या करेंगे, कितना खाएंगे, कितना खाएंगे, कितना खाएंगे। अच्छा शेख साहब, लेकिन आप इससे कह रहे हैं सिंध हुकूमत को भी आगे जाके इसमें आना पड़ेगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन फिर इस लिहाज से कैसी है विफाक के साथ सिंध हुकूमत की? देखिए कोऑर्डिनेशन तो बड़ी बदतर है, लेकिन बात यह कि चूंकि इनको बसेस जब जरूरत पड़ी, एक तरफ मैं बताऊं आपको, जी ये कहते हैं SIDCL जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन ऑरेंज लाइन की बसेस मंगवाने के लिए SIDCL को इन्होंने जिम्मेदारी कहा है कि आप हमें मंगवा के दे दें बसें, चूंकि इनको तो बस भी कोई नहीं देता, उनको पता होगा बस पहुंच गई तो पैसे नहीं देंगे, कहाँ जाएंगे ये, तो वो भी SIDCL के जिम्मे लगाया गया है। और ये जो स्टेशन है, जो इसका वो सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम, जो टिकटिंग सिस्टम, वो भी सेंट्रलाइज होगा, क्योंकि हम चलाएं या कोई चलाए, शहरी के लिए तो बस है ना, दुनिया जहान में एक टिकट होता है, एक बस से उतरता है दूसरी में चढ़ता है, एक से उतरता है दूसरी में चढ़ता है। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए अल्टीमेटली एक सिस्टम के तहत सबको चलना पड़ेगा, ठीक होना पड़ेगा। और जब तक ये बसें आएंगी इंशाल्लाह सिंध में हुकूमत भी हमारी आ जाएगी, फिक्र ना कीजिए, सिंध हुकूमत और वफाक पेज पे ही होंगे, फिक्र ना कीजिए। जब तक सिंध की बसें आएंगी, अगली गवर्नमेंट PTI की होगी, फिर इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चले ठीक है शेख साहब, ये भी जरा बता दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से इकरा पूछ रही थी आपसे कि टेस्ट रन के हवाले से वो इसलिए बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया, खासतौर पे BRT के बाद हमने कुछ वाकयात ऐसे देखे थे कि जो कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि टैक्स पेयर के पैसों से जब एक मंसूबा बन रहा होता है तो वो पूरे पाकिस्तान का मंसूबा होता है, तो उन चीज़ों को देख लिया गया है, कोई ऐसी खराबी तो सामने नहीं आई है, क्योंकि बहरहाल मशीनरी है। देखिए BRT भी मैं कहता हूँ एक मशीनरी थी, मैदान में आई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आए, उन्हें रिजॉल्व किया गया, चल रही है। मतलब कुछ ना होने से होना बेहतर होता है, मतलब चल रही है ना, शिकायत आती है ना, कोई भी मशीनरी ले आई है, मतलब अक्सर नई गाड़ी हम लेकर आते हैं, उसके अंदर हमने चेक कर लिया, वीडियो नट नहीं लगा हुआ था, ये तक भी हमने देखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह चेक कर लिया है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह वो गलतियां नहीं होंगी और इंशाल्लाह ये बेहतरीन बसेज आई हैं और इंशाल्लाह ये बेहतर रहेगा कराची वालों के लिए। थैंक यू इमरान खान, शुक्रिया इमरान खान। अच्छा ठीक है जी, हलीम आदिल शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। ना होने से कुछ होना बेहतर है, इस बात से कौन इनकारी हो सकता है? बिल्कुल, हम सब क्योंकि देखते हैं कि कराची का अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम देखें तो वो वहाँ पर ना होने के बराबर हमें नजर आता है। जो हम बसेस वहाँ पे देखते हैं रोड्स पर दौड़ रही होती है, चलती हुई नजर आती है, वो रोड्स का भी बुरा हाल होता है और जो ट्रांसपोर्ट होती है उसका भी बुरा हाल है। वो वही पुराने ज़माने की चल रही है जो कि धुआं छोड़ती है, जिस तरह से उनके ऊपर रिपोर्ट्स भी इतनी ज़्यादा सामने आती है कि इतना उससे पोल्यूशन भी क्रिएट हो रही है। लेकिन अब जो है हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ग्रीन लाइन बस मंसूबा जिस तरह सब आया है, इसके साथ साथ और भी जो मंसूबे जो कहा गया है वो आए और कराची वालों के लिए आसानी हो। ये मतलब कि जो है हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, इससे तमाम कराची वालों के मसाइल ट्रांसपोर्ट के तो हल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कुछ तो हुआ ना। काश पे ही रहे हम सारी उम्र और हम उम्मीद पे ही दुनिया कायम थी कराची में रहते हुए हमारी ट्रांसपोर्ट को लेकर और दीगर मसाइल को भी लेकर चले। ये एक अच्छी बात है और अक्टूबर के एंड तक, ये हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं नवंबर का पहला हफ्ता भी हो सकता है, तो अब चले इतना दूर नहीं है, थोड़ा सा रह गया। अब इतना जो लंबा इंतजार किया थोड़ा सा और इंतजार कर लें। खैर अब तो कराची में पहुंच भी गई ग्रीन लाइन बसेस। तो ये कराची वालों के लिए खुशखबरी थी और तलबा के लिए भी खुशखबरी है। तलबा के लिए खुशखबरी है बिल्कुल। हाँ जी, पंजाब हुकूमत ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट तलबा को बड़ी खुशखबरी सुना दी और मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज में ग्रेस मार्क्स से मुतालिक समरी की मंजूरी भी दे दी गई है। और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब के मुताबिक वज़ीर आला और सूबाई काबीना ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज में ग्रेस मार्क्स से मुतालिक समरी की मंजूरी दी है। अब ऐसे पेपर भी होने थे वैसे मतलब कि क्या बात है ना। हम तो सारे करते थे, हम लोग सारे यही कहते थे कि नहीं मेरी जो है ना चेकिंग ठीक नहीं हुई, मैं रीचेकिंग करवाऊंगा पेपर की, लेकिन कोई भी नहीं करवाता था। कोई भी नहीं कराता था। अब तो खैर इतने आसान पेपर शायद ही कभी हिस्ट्री में जो लोग कराते भी काफी बहुत ही, मैं कहती हूँ 100 में से शायद 3% जो होंगे ना उन लोगों के बढ़ते होंगे, वरना तो कितने लोगों के कम भी होते हैं। कम भी हो जाते, वो कहते नहीं मैं एप्लीकेशन ही वापस ले रहा हूँ। खैर वज़ीर आला पंजाब ने महकमा हायर एजुकेशन को 48 घंटों में रिजल्ट जारी करने का हुक्म भी दिया है और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन का कहना है कि पंजाब के बोर्ड्स ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज तैयार कर लिए थे। ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी की मंजूरी का बस इंतजार था, अब जल्द नताइज का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, हुकूमत ने कोरोना वबा के बाद ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी बनाई थी जिसकी वज़ीर आला ने मंजूरी भी दी थी। इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन सदर काशिफ मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। पंजाब में मैट्रिक और इंटर में ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी को आप किस तरह से देख रहे हैं? बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे।
हुकूमतों ने भी पेंडेमिक के दरमियान जो इकदाम किए, बल्कि इस गवर्नमेंट ने तो ऐसे ख़तरनाक इकदाम किए जिसने बच्चों को जो है एक तो पढ़ाई से दूर कर दिया, दूसरा एग्जामिनेशन से भी इस तरह से उन्होंने दूर किया कि उनकी नज़र में एग्ज़ाम की कोई अहमियत नहीं रही। अभी सिंध ने भी ऐसी पॉलिसी बनाई और यहाँ तक कहा कि जो फेल बच्चे हैं उनको भी वो पास कर देंगे। तो ये भी जो ग्रेस मार्क्स देने वाली यहाँ पंजाब में बात की, इसका मतलब यही है कि जो बच्चे फेल हैं उनको आप जो है वो रियायती नंबर दे के पास करेंगे। तो हम इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में एक ऐसी नस्ल तैयार कर रहे हैं जो बैसाखियों के सहारे पे चलेगी। यही वजह कि आपने देखा कि हमारे बच्चों ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन के जिनको फैसिलिटीज थी, जो एलीट तबके से भी ताल्लुक रखते थे, हमारा 98% तो ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं रखता था, लेकिन जिनके पास ऑनलाइन फैसिलिटी थी उन्होंने भी चोर रास्तों को अपनाया। और यही वजह है कि आपको बच्चे एहतजाज करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो ऑनलाइन सिस्टम है, चाहे वो एमकैट सिस्टम है, चाहे वो एग्जामिनेशन है। तो ये एक बहुत गलत रविश है, इससे हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं और आने वाले वक्त में इसके असर। ठीक है सर, ये भी बता दीजिएगा कि हम ये इजाफी नंबर्स की बात कर रहे हैं, ग्रेस मार्क्स की या रियायती इनको नंबर के लिया जाए, इस पॉलिसी के फ्यूचर में आप क्या इम्पैक्ट्स देख रहे हैं, खास तौर पे इन तलबा के लिए जिनको ये दिए जा रहे हैं, इनकी मेरिट लिस्ट जब बन रही होगी तो उस पर कितने ये असरअंदाज होंगे, कितना नुकसान पहुंचेगा? ग्रेस मार्क्स की जो पॉलिसी की खदोखाल की है, तो खदोखाल तो उन्होंने वाज़ेह कर दी है कि ऑब्वियसली उसके लिए अभी तक जो उन्होंने कहा है कि जो बच्चे जो हैं फेल हो रहे होंगे तो उसको रियायती मार्क्स देके पास करेंगे। तो इसके हवाले से तो बहुत ज़्यादा तफसीलात जो हैं अभी तक महकमे ने इस तरह से वाज़ेह नहीं की, लेकिन ऑब्वियसली अब जो कल तक हो सकता है एक आध दिन के अंदर जब ये रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं तो इससे खदशा हमें ये है कि ये तमाम फेल बच्चों को पास कर देंगे। और फिर वही होगा जिस तरह सिंध में भी हुआ कि उन्होंने फेल बच्चों को जब पास किया तो उसके साथ यहाँ तक भी लिख दिया कि जो बच्चे जो रियायती नंबर देके पास हुए हैं उनको आगे कहीं दाखिले नहीं मिलेंगे, उनको आगे कहीं पे वो पास तो कहलाएंगे लेकिन वो उनमें वो एलिजिबल नहीं होंगे कहीं एडमिशन लेने के। और खासतौर पर यूनिवर्सिटीज की जो बात की, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? हमारे पास नीचे लगभग कोई 3.5 लाख जो हैं प्राइवेट स्कूल हैं, पब्लिक और प्राइवेट के मिला के 3.5 लाख बनते हैं। अब 3.5 लाख पब्लिक प्राइवेट स्कूलों को अगर हम सामने रखें तो उसके बाद हमारे पास ऊपर 10,000 जस्ट कॉलेजेस हैं। अब 10,000 कॉलेजेस को अगर हम सामने रखें तो ऊपर हमारे पास बमुश्किल 250 के करीब यूनिवर्सिटीज हैं। तो आप मुझे बताएं वो बच्चे जो हैं जो इतनी करोड़ों की तादाद में कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होंगे, अगर वो फिर वो आगे जो है कॉलेज से फिर यूनिवर्सिटी जाएंगे, उनके एडमिशन कैसे होंगे, उनका मेरिट कैसे बनेगा? और फिर अगर आप ऐसे बच्चों को पास कर भी दें और बाद में आप पॉलिसी ये रखें कि नहीं जी जिस बच्चे का जो था रियायती मार्क्स के साथ पास हुआ वो आगे जो है वो कहीं पे दाखिला नहीं ले सकेगा, तो फिर ये सारी एक्सरसाइज करने का फायदा क्या है? और आप इस तरह से एक गलत रविश बनाएंगे, बच्चा जो है वो तो फिर जो है वो सीरियस नहीं होगा, उसको पता होगा कि मेरे एग्जाम में तो मैंने पास हो ही जाना है। तो नतीजा क्या होगा? आपका निज़ाम में तालीम जो पहले ही बहुत ज्यादा लड़खड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है और असेसमेंट का निज़ाम पाकिस्तान का जो है पूरी दुनिया के अंदर अगर उसको किया जाए तो देख रहे हैं कि रिजल्ट लेट आ रहे हैं, इससे तलबा को नुकसान कितना हो रहा होगा? क्योंकि अब देखा जाए तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने का वक्त भी शुरू हो गया है। आपने ये देखा कि हमारे जो बच्चे थे इनका जो रेगुलर एक सेशन था, उस रेगुलर सेशन में हमारे वजारत तालीम की नाअहलियत थी कि उन्होंने इसको एक्सटेंड करते चले गए, एक्सटेंड करते गए। फिर एग्जाम जब लिया तो ये वो वक्त था जो अमूमन कॉलेज में दाखिले, यूनिवर्सिटीज में दाखिले का टाइम था। तो जो मार्च का सेशन था, अगर आपने उनको 3-4 माह डिले किया तो उसका इम्पैक्ट क्या है? उसका इम्पैक्ट कॉलेजेस में दाखिला, फिर कॉलेजेस से यूनिवर्सिटीज में एडमिशन, ये सारा आपका जो एक रूटीन है ये डिस्टर्ब हुई है। और यकीनन अब आपके पास जिस तरह मैंने अर्ज किया कि आपके पब्लिक प्राइवेट स्कूल मिला के लगभग 3.5 लाख के करीब वो स्कूल बनते हैं। तो जिससे एक अंदाजे के मुताबिक स्कूल और कॉलेज से जो है वो 50 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। तो आपके तो ऊपर जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट के जो कॉलेजेस हैं वो बड़े महदूद हैं, 10,000 के लगभग हैं। फिर वही यूनिवर्सिटीज़ भी लगभग 250 के करीब आपकी यूनिवर्सिटीज़। तो ये एक बड़ा एक अजीब सी सिचुएशन है कि आप हर बच्चे को पास कर रहे हैं, आपके पास मेरिट नहीं बनना, सीटें बहुत महदूद हैं। वो बच्चे जो मेहनत करके आए हैं उनकी हक तलफी होगी और लाजमन जब उनको नजर आएगा कि मेहनत करके भी अगर पास होते हैं और ना मेहनत करके भी पास हो तो बेहतर है ना मेहनत करें।
चोर रास्ता बनेगा। नतीजा ये निकलेगा कि हमारा जो है ब्रेन ड्रेन होगा। वो बच्चे जो हैं जब अपना मुकाम इस मुल्क में नहीं पाएंगे, हमें खदशा है कि जो काबिल बच्चा है हमारा वो मुल्क छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि यहाँ आपकी स्किल्स की जो आपकी महारतें हैं उसका टेस्ट नहीं है। ठीक है। ये निज़ाम तो है, ये तो एक रट्टे लगाने वाला निज़ाम है, गेम आपकी जो नंबर गेम का निज़ाम है। और जिस बच्चे ने उस दिन परफॉर्म कर दिया, फिर आगे जो आपके एग्जाम लेते हैं, आप उसके प्रोफेशनल टेस्ट लेते हैं, एंट्री टेस्ट लेते हैं, वो भी एक मजाक बन जाएगा। फिर आगे आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मजाक बन जाएंगे। तो ये एक बड़ा संगीन मरला है कि आप एक तरफ तो सेशन एक्सटेंड कर रहे हैं, दूसरी ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, फिर उसका लोड कहाँ पे पड़ेगा? ठीक है काशिम अहमद साहब, हम गुज़श्ता तालीमी साल की बात कर रहे हैं, अभी मौजूदा तालीमी साल या नए तालीमी साल की बात करें तो क्या तलबा का अब तो ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि स्कूल भी मुकम्मल तौर पर अब तो खुल गए हैं? हमारा जो एक तालीमी सेशन स्टार्ट होता है वो होता है अप्रैल टू मार्च। अगर अपनी नाहलियत के छुपाने के लिए, क्योंकि मार्केट्स में सिंगल नेशनल करिकुलम की बुक्स अवेलेबल नहीं, इन्होंने उसको उठा के कहा अगस्त से सितंबर से अक्टूबर आ चुका है, एंड हो रहा है, लेकिन आपको बुक्स मार्केट में दिखाई नहीं देती। अच्छा, फिर दूसरा उन्होंने ये काम भी कह दिया, जो हमारे एलीट तबका है जैसे कि HSN है और दूसरे स्कूल हैं, उन्होंने उसको ऑप्ट नहीं किया। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जो UK के, जो बरतानिया के जो पब्लिशर्स हैं, उनको भी NOC जो इस तरह से जारी किए गए कि उनकी पुरानी बुक्स को भी कहा है कि आप नए टैग लगा के उसी किताबों को चलाएं। और वो अब इन हालात में तो ना वो सिंगल है ना नेशनल है, सूबे उसको ऑप्ट नहीं कर रहे, मदारिस ने उसको ऑप्ट नहीं किया, एलीट तबके ने उसको ऑप्ट नहीं किया। तो इन हालात के अंदर जहां आपने अप्रैल से सेशन उठा के बच्चों को जो है अक्टूबर तक अभी उनको पता ही कुछ नहीं है, बुक्स नहीं है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है हमारा इस सेशन में। और जब गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगला सेशन भी जो है हम अगस्त सितंबर तक ले जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये मुसलसल फिर ये चौथा साल हमारे बच्चों का बर्बाद होगा। और आपको इसके असरात दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। बच्चों में क्राइम रेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, बच्चे पढ़ाई से दूर हो चुके हैं, बच्चों का पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है। और जो हमने स्टैगरिंग सिस्टम किया था, एक दिन बच्चे बुलाए और दूसरे दिन नहीं बुलाए, उससे बहुत ज्यादा बच्चों का इन पिछले 3 सालों में नुकसान हो चुका है। तो मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से, इमरान खान साहब से दरखास्त है कि आपका जो विजन है सिंगल नेशनल करिकुलम का, उसके हवाले से बहुत जरूरी है कि इसको उसकी ट्रू स्पिरिट के साथ इंप्लीमेंट किया जाए। और जरूरत इस बात की कि बच्चों को उसके मुताबिक सेशन को लेके जाए जो कि अप्रैल टू मार्च है। अदरवाइज ये हमारे बच्चों का जो चौथा साल जो बर्बाद होगा उसके जो बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू और मौक़िफ़ जो है ग्रेस मार्क्स के ऊपर खुसूसी तौर पर आपने मुलाहिज़ा किया। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay with us.